परिवार को मेरी तरफ से सबको नमस्कार। आज इस सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्प इंडिया फैमिली जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह काम कर रहा है और उसकी लीगल पोजीशन क्या है। यहाँ बताना मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि आज हम देखते हैं कि मार्केट में इस तरह की बहुत सी कंपनियाँ हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाती हैं, लोगों को चीट करती है और निकल जाती है। जहाँ तक कि हेल्प इंडिया फाउंडेशन का सवाल है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब हेल्प इंडिया फाउंडेशन है क्या, व्हाट इज इट्स लीगल एंटिटी। हर आदमी के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि मैं जिस संस्था से जुड़ रहा हूँ उस संस्था की लीगल एंटिटी है क्या। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्प इंडिया फाउंडेशन जो है एक कंपनी है, और कंपनी जो है वो इंडियन द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेटेड कंपनी है। आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अगर कंपनी है तो इस कंपनी के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एक आम आदमी मानता है कि कंपनी अगर कोई है तो उसके पीछे लिमिटेड लिखा होना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। नाउ आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी मैं दूंगा, और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है वो भी मैं आपको लीगल वे में बताना चाहूंगा। कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 हमको ये बताता है कि हेल्प इंडिया फाउंडेशन का फॉर्मेशन कैसे हो। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कंपनी एक्ट जो कि लाइसेंस्ड कंपनी अगर किसी को बनानी है जो जिसका उद्देश्य चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो, तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती है। हर कोई आदमी इस तरह का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, इस तरह का कंपनी फॉर्मेशन हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए करना क्या होता है कि कानून में कुछ प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी या कोई आदमियों का समूह किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कोई कंपनी फॉर्मेशन करना चाहता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट को देखेगा, देखने के बाद उसमें पूरी तरह संतुष्ट होगा, आपके ऑब्जेक्ट्स देखेगा। ऑब्जेक्ट देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनका उद्देश्य सही है, ये कंपनी सही काम कर सकती है, इनका जो कंपनी फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही आधार पे है, देन दे गिव्स यू ए लाइसेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको एक लाइसेंस इश्यू करती है, उसके आधार पे हम आरओसी में एप्लीकेशन देते हैं। तो जहां तक इस कंपनी फॉर्मेशन की बात है कि ये ऐसी कंपनी है जिसको फॉर्मेट करने के लिए, जिसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने के बाद ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंपनी को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करेगा। और सेक्शन 8 क्योंकि स्पेशल कंपनी है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में लाइसेंस्ड कंपनी भी बोलते हैं। लाइसेंस्ड कंपनी इसलिए बिकॉज इट इज लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रिव्यूइंग ऑल योर ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि कर्मचारियों ने, सरकार ने इसको देखा है, देखने के बाद आपको अलाउ किया है, तो उस एक्ट के तहत आपका ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। जहां तक इस एक्ट में ये प्रोविजन दे रखा है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से कंपनी बनती है तो उसको ये छूट है कि उसके नाम के पीछे ना तो लिमिटेड लगेगा ना प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, जो कि खुद इटसेल्फ सेक्शन 8 में प्रोवाइडेड है। इस वजह से आपको देखने में अटपटा लगता है कि हेल्प इंडिया फाउंडेशन कंपनी है, सोसाइटी है, क्या है। तो आज आपकी एक क्वेरी खत्म हो जानी चाहिए जिसमें ये आपके दिमाग में एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी है तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं है। नाउ सेक्शन 8 में कंपनी कौन सी हो सकती है उसके लिए मैं आपको बताऊं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अगर आपके ऐसे ऑब्जेक्ट हैं तो ही आपको केंद्र सरकार ऐसी कंपनी बनाने की अनुज्ञा देगी, ऐसी कंपनी बनाने का लाइसेंस देगा। तो क्योंकि हेल्प इंडिया फाउंडेशन ने अपना ऑब्जेक्ट रखा है, एजुकेशन ऑब्जेक्ट रखा है, हेल्थ ऑब्जेक्ट रखा है, खासकर जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ की अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सोशल वेलफेयर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं कंपनी के,
वो रखे गए, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको परमिट किया। नाउ जी सर। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंपनी बन गई तो आपके दिमाग में ये भी आता है कि कंपनी वाले तो खुद प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसका भी मैं बताऊं, कानून आपको एक इसमें प्रोविजन देता है कि जो कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है वो इसी शर्त पे होगी कि कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगी। कंपनी का जो भी पैसा है, जो प्रॉफिट अर्न होता है, वो प्रॉफिट कंपनी के ऑब्जेक्ट के प्रमोशन में ही खर्च होगा। अगर कंपनी अपने प्रमोशन के अलावा वो पैसा किसी दूसरे काम में लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सर्विलांस रखती है वो उस ऑब्जेक्ट को निरस्त कर सकती है, आपका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। इसलिए आपका ये सोचना है कि हम किसी सर्विलांस में नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विलांस में है और वो इस बात को लगातार ऑडिट के जरिए और अपने नुमाइंदों के जरिए इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किसी भी सूरत में आपके ऑब्जेक्ट से आप बाहर जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू रिवोक योर लाइसेंस। पर यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लाइसेंस रिवोक हो गया तो इससे जुड़े हुए लोगों को कोई खतरा है। इसका कारण यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब को लगता है कि ये कंपनी अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रवीन कर रही है, उसकी अवहेलना कर रही है, तो उसी कंपनी को रिवॉक करके उसका जो सारा सिस्टम है वो किसी दूसरी कंपनी में अमलगमेट कर सकती है। ये प्रोविजन है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 8 में। इसलिए जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस बात का खतरा नहीं है कि कंपनी अगर अपने उद्देश्य से बाहर जाती है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं। रास्ता बिल्कुल है, केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि उस कंपनी के राइट्स लेगी, उस कंपनी के राइट्स लेके उसको उसका लाइसेंस रिवोक करेगी और सेक्शन 8 के सब सेक्शन 8 के अनुसार उसी उद्देश्य वाली उसी तरह की कोई दूसरी कंपनी में उसको अमलगमेट कर देगी ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि सेक्शन 8 की परमिशन जो मिलती है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मिलती है। So public interest is a paramount interest while forming a company under section 8. और this is the biggest difference between section 7 और section 8. आम कंपनी सेक्शन 7 कंपनीज एक्ट के आधार पे बनती है जिसमें लाइबिलिटीज भी लिमिटेड होती है, लेकिन ये इट इज सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रीवियसली कुछ लोग जो 2013 के पहले कंपनी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया, 2013 में कंपनी एक्ट नया आया, उससे पहले की मैं आपको बता दूं कि 2013 से पहले 1956 का जो कंपनी एक्ट था वो चला करता था और उसमें सेक्शन 25 कंपनी इसको बोला करते थे। आम बोलचाल की भाषा में लाइसेंस कंपनी या सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे। आज क्योंकि एक्ट बदल चुका है, अमेंडेड एक्ट आ चुका है, अमेंडेड एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे आ गए हैं ताकि कंपनी से जो भी मेंबर जुड़ते हैं उनकी सिक्योरिटी हो सके। ऐसा बहुत देखा जाता था कि 2013 से पहले बहुत सारी कंपनियां आई और आके चली गई क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम जो कानून को प्रोवाइड करना था वो कमजोर था। 2013 के अमेंडमेंट के बाद सरकार ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर दी कि आज जो भी मेंबर ऑफ कंपनी है दे आर वेल प्रोटेक्टेड, स्पेशली इन सेक्शन 8 कंपनी, बिकॉज पैरामाउंट कंसिडरेशन एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि पब्लिक इंटरेस्ट इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो हैं वो इतने उम्दा ऑब्जेक्ट्स हैं कि आप काम करेंगे आर्ट, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इस तरह के कामों में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये डर है कहीं इस कंपनी का उद्देश्य ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन सब ऑब्जेक्ट को डेविएट कर जाए, इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। इसलिए कंपनी एक्ट में इसी सेक्शन में सरकार ने ये प्रोविजन भी दिया है, सेक्शन 8 का सब सेक्शन 11, उसमें ये कहा है कि अगर कंपनी प्रोजेक्ट जो भी उसके ऑब्जेक्ट हैं उनसे डेविएट करती है तो इसमें पेनल प्रोविजन भी डाल दिया। पेनल प्रोविजन मतलब सजा का प्रावधान भी है। इसलिए आप ये ना सोचें कि इस कंपनी में कोई कुछ भी करके और निकल सकता है। सजा का प्रावधान में आपको इसमें सेक्शन 8 में स्पेशल दे रखा है। हालांकि कंपनी एक्ट में जो पेनल प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 8 के अलावा सब जगह अलग और दे रखे हैं, जैसे 447 में दे रखा है, लेकिन स्पेशली इसमें डालने का उद्देश्य ये है कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए विशेष प्रबंध केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं
ताकि इससे जुड़े हुए लोग कभी धोखा नहीं खाएं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें। जहाँ तक हेल्प इंडिया फाउंडेशन कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं करती है। हेल्प इंडिया फाउंडेशन B2Me ई-कॉम का एक कोलैबोरेशन जो है, हेल्प इंडिया फाउंडेशन अपने वेबसाइट पे उनको एक स्पेस प्रोवाइड करा रही है। B2Me ई-कॉम जो कंपनी है, दैट इज ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, जिससे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हेल्प इंडिया फाउंडेशन को मिल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि हेल्प इंडिया फाउंडेशन जो कि B2Me ई-कॉम को सपोर्ट कर रहा है, उस वजह से होने वाली इनकम से हेल्प इंडिया फाउंडेशन अपने फ्री एजुकेशन कोर्सेज, अपने फंड रेजिंग इश्यू, इसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल वेलफेयर में जो पैसा लगा रहा है, वो अपनी B2Me ई-कॉम से के प्रॉफिट से जो आने वाली इनकम है उसको लगा रहे हैं। B2Me ई-कॉम एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, बट हेल्प इंडिया फाउंडेशन इज नॉट ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इट्स ए प्योरली चैरिटेबल ऑब्जेक्ट।